अस्सलाम वालेकुम। हम एएस लेवल इकोनॉमिक्स का पूरा कोर्स कवर कर रहे हैं और उसी सिलसिले में आज एक और वीडियो आपके सामने लेके हाज़िर हो रहे हैं। और आज के जो टॉपिक्स हैं वो हमारे हैं, चूँकि हमने इससे पहले मैक्रो इकोनॉमिक कुछ फैक्टर्स पढ़े थे जिसमें कि जीडीपी और उसकी ग्रोथ को देखा था हमने। तो मैक्रो इकोनॉमी के बेसिक वेरिएबल्स पढ़ने के बाद आज हम इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि मेजर टारगेट्स में से एक समझे जाते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। और ये 2 चैप्टर्स अगर हम कर लेंगे तो हमारा पूरा एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा यूनिट होगा? ये होगा दी मैक्रो इकोनॉमी, यानी 1 2 3 4 चौथा यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, फिर 5वां और छठा रह जाएगा। ठीक है, टोटल 6 यूनिट्स हैं एस लेवल के, जिसमें से हम आज चौथा यूनिट कंप्लीट कर लेंगे, फिर 5th और 6th फिर हम आगे कंटिन्यूएशन में बनाएंगे। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट। अब अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ व्हाट? अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ व्हाट? अनएम्प्लॉयमेंट तो ये भी होगा ना कि मेरे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पे यहाँ बहुत सारी जगहों पे होने का चांस था, लेकिन मैं कहीं यहाँ पे पाया जाऊँ, यहाँ पाया जाऊँ, यहाँ पाया जाऊँ, यहाँ पाया जाऊँ, तो मैं कहूँगा अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज है मेरे पास। रिसोर्स अनएम्प्लॉयमेंट है मेरे पास, अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज है मेरे पास। ठीक है, तो ये तो एक जनरल टर्म हम यूज़ करते ही हैं, लेकिन जनरल पब्लिक में आम तौर पे लेमन टर्म्स में अनएम्प्लॉयमेंट आम तौर पे रेफ़र करती है अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर। ठीक है, वरना अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल भी होती है। कैपिटल आपका फारिग पड़ा है, आप उसका बहुत कुछ कर सकते थे। अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ अदर रिसोर्सेज भी हो सकता है। तो लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट को जब हम जनरली रेफ़र करते हैं तो हम अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर की बात ही कर रहे होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने के क्या तरीके हैं? अनएम्प्लॉयमेंट यानी अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर फोर्स की बात अगेन हो रही है, अब उसी को रेफ़र किया जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट को मेजर करने का तरीका एक ये कहलाता है कि क्लेमेंट काउंट कर लें आप। क्लेमेंट काउंट क्या होता है मुजम्मिल भाई? क्लेमेंट काउंट यानी कि ये क्लेम करने के लिए कि आप जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो क्लेम करते हैं कि उसके बेनिफिट्स क्लेम करने के लिए। क्लेमेंट काउंट का मतलब ये है कि जो अनएम्प्लॉयड है वो खुद बता दे कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। जी। ठीक है, जो अनएम्प्लॉयड है वो खुद बता दे कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। क्लेमेंट काउंट उसको कहा जाता है कि जिसमें आप अनएम्प्लॉयड लोगों के क्लेम को मान लेते हैं। ठीक है, अब आप ये सोचिए कि 22 करोड़ की, 24 करोड़ की, 1 अरब की आबादी है मुख्तलिफ आपके आसपास जहाँ आप देखते हैं। तो इसमें से क्लेमेंट काउंट के क्लेम को कंफर्म करना हम लोगों के लिए किस हद तक पॉसिबल होगा? ख़ास तौर पे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, इन लोगों की जो प्रोसेस है इन लोगों का डेटा को सेव करने का, डेटा को कलेक्ट करने का, ये वैसे ही इतना डिजिटली करेक्ट नहीं है। क्लेमेंट काउंट के अंदर काफ़ी गड़बड़ें होती हैं। आप किसी तरह से ये वेरीफाई करना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है कि कहने वाला वाकई अनएम्प्लॉयड है या नहीं है, नंबर एक। ठीक है, एक तो एरर ये होता है कि आप जो है वो एम्प्लॉयड को काउंट कर लें। एम्प्लॉयड गेट्स काउंटेड। वो कैसे? कि वो हाथ उठा दे, भाई मेरे पास नहीं है जॉब, और वो कोई इनफॉर्मल सी जॉब कर रहा हो जो रिकॉर्ड में हो नहीं, तो ऐसी सूरत में आप अनएम्प्लॉयड बंदे को काउंट कर लेते हो। और बहुत से ऐसे वो होते हैं जो अनएम्प्लॉयड होते हैं और वो मिस हो जाते हैं क्योंकि वो क्लेम नहीं करते। ठीक है, अनएम्प्लॉयड गेट्स नॉट काउंटेड। ठीक है, तो अब ये दो बड़े मसले हैं इसके अंदर, क्लेमेंट काउंट के अंदर, कि इसमें हम श्योर नहीं होते कि जो डेटा आ रहा है वो वाकई एक्चुअल लेबर फोर्स अनएम्प्लॉयमेंट का है या नहीं है। इसके अगेंस्ट दूसरा तरीका जो इख्तियार किया जाता है, अच्छा ये तरीका जो दूसरा है, ये इंटरनेशनली ज़्यादातर जगहों पे अप्लाई किया जाता है, एम्प्लॉयड है, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से भी ये काफ़ी बेहतर तरीका है। वो है लेबर फोर्स के सर्वे करा लें आप। लेबर फोर्स सर्वे क्या होता है?
मुजम्मिल भाई? बस लेबर फोर्स सर्वे बेसिकली सर्वे कराते हैं लेबर का, जिसमें किससे कराते हैं? गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट से कराते हैं। गवर्नमेंट तो खुद कैलकुलेट करवाती है ना, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट तो गवर्नमेंट देती है दुनिया भर में। तो गवर्नमेंट को ये जानना होता है कि कौन कौन लोग, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। तो गवर्नमेंट ये जानने के लिए सर्वे कहाँ कराती है? घर घर जाती है, गांव गांव जाती है, देहात देहात जाती है? जहाँ पे उनका वर्कफोर्स। अच्छा, दुनिया के जो ज़्यादातर एडवांस कंट्रीज़ हैं वहाँ पे उन्होंने ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हुई हैं जहाँ पे कि आप अपने आप को रजिस्टर करेंगे, है ना। जैसे कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आप आई कैप में रजिस्टर करेंगे, अगर आप कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंट हैं तो ICMA पे रजिस्टर करेंगे, अगर आप इंजीनियर हैं तो आप इंजीनियरिंग काउंसिल में रजिस्टर करेंगे, अगर आप लॉयर हैं तो आप बार काउंसिल में रजिस्टर करेंगे। तो आप अपने आप को जगह जगह रजिस्टर करते हैं। इसी तरह से हमारे मुल्क में प्रोफेशनल काउंसिल्स तो बनी हुई हैं, जो लेबर फोर्स के, लेबर वर्किंग क्लास के लिए काउंसिल्स नहीं बनी हुई। तो बाहर के मुल्कों में उनकी भी होती हैं। अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं तो आप एक इलेक्ट्रिशियंस की काउंसिल में रजिस्टर होता है। तो ये लेबर फोर्सेस, लेबर यूनियंस इस्टेब्लिश्ड होती हैं दुनिया भर में। और ये लेबर यूनियन अपने प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी डेटा है वो अच्छा खासा अपने पास महफूज रखती हैं। और बहुत हद तक ये अपने अपने प्रोफेशन से रिलेटेड लोगों को, जो कि क्वालिफाइड होते हैं, उन लोगों को जॉब सीकिंग में हेल्प करती हैं। और बहुत सारी ऐसी लेबर यूनियन या लेबर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि गवर्नमेंट से सैंक्शनड होती हैं, यानी गवर्नमेंट की अथॉरिटी, गवर्नमेंट की इजाज़त से बनी हुई होती हैं। और गवर्नमेंट ने बाकायदा उनको कुछ ऑफिशियल रोल दिया होता है कि ठीक है जी, आप ये डेटा महफूज रखो अपने पास, आप इन लोगों को मैनेज करो, आप इनकी जॉब तलाश करो, और अगर इतने दिन तक आपके पास ये बंदा हो और उसके पास जॉब ना हो तो हम उसको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देंगे। बजाय इसके कि गवर्नमेंट ये कहे कि सारा डेटा डायरेक्ट हमारे पास रजिस्टर करवाओ, एक एक बंदा हमारे पास रजिस्टर हो और हम बताएंगे कि वो एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है। गवर्नमेंट क्या कहती है कि हर हर प्रोफेशन से रिलेटेड लोग अपनी अपनी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाएं लेबर फोर्स की, और वो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो डेटा मैनेज करें, और वहाँ पे हमारे बंदे बैठ जाएं जाके। कुछ हमारे बंदे भी वहाँ बैठे हों, कुछ ऑफिशियल गवर्नमेंट के लोग भी बैठे हों, ताकि वो ये चेक करते रहें कि डेटा की स्क्रूटनी सही हो रही है नहीं हो रही। तो यूँ गवर्नमेंट को ये थोड़ा सस्ता पड़ता है निस्बतन खुद मैनेज करने के, ये थोड़ा सस्ता पड़ता है। इसी में सर्वे करवा लिया जाता है कि लेट सपोज सिटी के अंदर या कंट्री के अंदर जो है वो 5,000 लेबर यूनियंस हैं या 500 लेबर यूनियंस हैं, या मुख्तलिफ शहरों की मिला के जो डिफरेंट लेबर यूनियंस हैं, उनमें किस वक्त कितने लोग जो जॉब सीख करने के लिए आए थे उनको जॉब मिल गई, और कितने लोग जॉब सीख करने की कोशिश कर रहे हैं और इतने दिनों से कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनको जॉब नहीं मिल रही। ठीक है। अब ये डेफिनेशन मुख्तलिफ मुल्कों की अलग अलग है। जनरली एक्सेप्टेबल जो डेफिनेशन है वो क्या है अनएम्प्लॉयड बंदे की, कि अनएम्प्लॉयड कौन माना जाता है मुजम्मिल भाई? अनएम्प्लॉयड वो माना जाता है जो कि मतलब जॉब लीगल एज का बंदा हो, जी है ना, जॉब सीख कर रहा हो। जी भाई एक बंदा करना ही नहीं चाहता, जॉब सीकिंग हो, अपनी कोशिश के बावजूद उसको जॉब ना मिले, कितने दिन तक? अगर 2 वीक्स तक उसको जॉब सीख करने के बावजूद भी जॉब ना मिले तो हम उसको अनएम्प्लॉयड तस्वर करते हैं। ठीक है। तो उसके फ़ौरन बाद ही 2 हफ्ते उसको जॉब नहीं मिली, उसने अप्लाई किया, 2 हफ्ते के लिए जॉब नहीं मिली, तो फिर उसको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दुनिया में मिलने शुरू हो जाते हैं। हमारे यहाँ नहीं मिलते, दुनिया में 2 हफ्ते तक किसी को काम नहीं मिला, उसने कोशिश की, तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। वो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ होते हैं, मैंने पहले ही बताया था। कुछ को कैश कूपन्स मिलते हैं, अपना फूड कूपन्स मिलते हैं, कुछ को जो है वो डायरेक्ट कैश मिल जाता है, उनके पास कार्ड बन जाते हैं, ATM टाइप के कार्ड्स होते हैं, उसमें कैश आ जाता है। तो मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ तरह की फैसिलिटीज़ हैं अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए। होमलेस के लिए होम्स भी हैं, अगर एम्प्लॉयड हैं और होमलेस भी हैं तो फिर आपको। स्टिमुलस चेक। जी ठीक है। तो अब ये डेफिनेशन अच्छी डेफिनेशन मानी जाती है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसको एक्सेप्ट करती है कि 2 हफ्ते से ज़्यादा कोई बंदा कोशिश करे। अच्छा, इस तरह के मज़े मज़े काम वहाँ पे होते हैं कि भाई ऐसा नहीं है कि बस आप जानबूझ के अनएम्प्लॉयड हो सकेंगे। अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने इलाके की किसी यूनियन के अंदर अप्लाई करना होगा।
जो भी गवर्नमेंट की ऑफिशियल यूनियंस हैं, लेबर की वर्कफोर्स यूनियन है, आप वहाँ गए, आपने वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करवाया कि मैं इस चीज़ में एक्सपर्ट हूँ या मेरी ये स्पेशलिटी है, मुझे काम चाहिए। अब वो 2 हफ्ते अगर हो गए, उन्होंने आपको कोई काम नहीं दिया, तो आप कह सकते हैं कि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, लेकिन वो हो सकता है काम दे दें आपको। अच्छा, वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं काम दें, क्योंकि काम देने का भी उनको एक कमीशन मिलता है। अगर आप अनएम्प्लॉयड रहे तो वो तो बेनिफिट तो आपको मिलेगा, लेबर यूनियन को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उन्होंने कोई काम निकाल लिया आपके लिए तो उनको बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपके लिए काम निकल आए। बात समझ रहे हैं? तो ये इतना इनएफिशिएंट नहीं है ये सिस्टम कि एक बंदा चाह रहा है कि मैं अनएम्प्लॉयड ही रहूं यार, बेनिफिट ही लेता रहूं। तो क्योंकि आप जब यूनियन में अप्लाई करेंगे, यूनियन अपनी पूरी कोशिश करेगी कि आपको एम्प्लॉयमेंट दिलवाए। यूनियन ये नहीं चाहेगी कि आप अनएम्प्लॉयड रहें, क्योंकि यूनियन को पैसे नहीं मिलेंगे आपके अनएम्प्लॉयमेंट के, यूनियन को आपकी एम्प्लॉयमेंट से पैसे मिलेंगे, कमीशन मिलेगा। ठीक है? तो इसलिए आसान नहीं होता कि हर कोई फ़ौरन जाके कह दे मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। उसको अपनी कुछ ना कुछ एफर्ट दिखानी होती है, और उस एफर्ट में अक्सर उसको जॉब अगर मिल गई तो फिर उसको काम करना पड़ता है। वो ये नहीं कह सकता कि मैं ये जॉब नहीं करूँगा, क्योंकि फिर ये होगा कि भाई आपको तो जॉब ऑफर हुई थी, अब आप विलिंगली अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक है? तो ये कुछ थोड़ी सी बेसिक डेवलपमेंट थी कि लेबर फोर्स सर्वे जो है वो आजकल ज़्यादा कामयाब समझा जाता है और ज़्यादा एक्सेप्टेबल भी है क्लेमेंट काउंट के मुकाबले में। अनएम्प्लॉयमेंट की कॉजेज़ क्या क्या होती हैं मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे? मैक्रो लेवल की बात हो रही है, तो मैक्रो लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट की क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं? तो एक बड़ी मशहूर कॉज हमारे यहाँ कही जाती है, वो होती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होती है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि कोई अगर पहले से ही कर रहे थे और फिर मतलब वो आगे मतलब चलते चला गया, उसकी अनएम्प्लॉयमेंट फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक फॉर एग्जांपल एक कंपनी से और दूसरी कंपनी में अगर शिफ्ट हो रहा उस दरमियान में जो भी कोई हाँ, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए कहते हैं इसको कि इकोनॉमी में अगर बिजनेसेस शिफ्ट करने और जॉब स्विच करने का प्रोसेस बहुत स्मूथ नहीं है, इकोनॉमी में लैग्स हैं इस तरह के कि एक बंदा एक जगह जॉब छोड़ेगा तो पूरे प्रोसेसेस होंगे, ये होगा, ये फॉर्म, वो फॉर्म, ये बंद, ये खोल, ये सब कुछ किया, फिर उसको कुछ अरसे के लिए जॉबलेस रहना पड़ेगा, उसके बाद वो दूसरी जॉब सर्च कर सकेगा। तो ये इकोनॉमी की फ्रिक्शंस कहलाती हैं। ठीक है? जैसे बहुत से हमारे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ में है कि अगर आपने एक कंपनी में जॉब छोड़ी, आप पाकिस्तानी हैं, आपने एक कंपनी में जॉब छोड़ी, तो आप दूसरी कंपनी में जॉब नहीं कर सकते। पहले आप वापस कंट्री वापस आएंगे, वहाँ पे आके अपना सब रिन्यू करेंगे, सारी चीज़ें, सारे प्रोसेसेस दोबारा से करेंगे, सारे फॉर्म्स फिर से फिल करेंगे, सारी गारंटीज़ फिर से भरेंगे, उसके बाद फिर वो आपको दोबारा इकामा इशू करेंगे, फिर आप दोबारा जाएंगे। तो महीना, 1.5 महीना, 2 महीना आप जॉबलेस रहते हैं इसमें। तो ये कहलाती है फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट, कि जब इकोनॉमी के बिजनेसेस इतने स्मूथ ना हो, जब इतने ज़्यादा जॉब टू जॉब स्विच करना आसान ना हो, तो फ्रिक्शनल। इसी तरह से फ्रिक्शनल के अंदर भी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी होती है, सीजनल फ्रिक्शन भी होती है, एक सीजनल फ्रिक्शन भी होती है। इससे क्या मतलब होगा? यानी कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर तो बात आ जाएगी सीजनल के ऊपर। क्या मतलब हुआ? यानी कि अगर वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में अगर फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर्स का वो मतलब मेरे ख्याल से डिमांड अगर गिर गई या नहीं नहीं नहीं, सप्लाई। एग्जैक्टली सीजनल का मतलब सीजनल ही है। यानी कि बाज़ इकोनॉमीज ऐसी होती हैं जो बाज़ सीज़न में बूस्ट पे जाती हैं, बाज़ सीज़न में श्रिंक होती हैं, बाज़ सीज़न में बूस्ट पे जाती हैं, बाज़ सीज़न में श्रिंक होती हैं। फॉर एग्जांपल, हो सकता है कुछ मुल्कों में गर्मियों में टूरिस्ट आते हैं और सर्दियों में खाली पड़ा होता हो, गर्मियों में टूरिस्ट आते हैं और सर्दियों में खाली पड़ा होता हो। जब टूरिस्ट आएंगे तो सर्टेन टाइप्स ऑफ जॉब बढ़ जाएंगी ऑटोमेटिकली, और जैसे ही गर्मियाँ सर्दियाँ आएंगी तो जॉब्स कम हो जाएंगी। तो सीजनल, इसी तरह से जैसे हमारे मुल्क में एग्रीकल्चरल सेक्टर में देख लें, वो सीजनल जॉब्स होती हैं। सीज़न आता है, लोग चले आते हैं, अपनी जॉब्स करते हैं, सीज़न ऑफ होता है, वहाँ से निकल के आते हैं, वापस आ जाते हैं। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी फ्रिक्शनल ही है कि इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटीज नहीं है, बल्कि सीजन, बाद सीजन में जॉब मिल जाती है, बाद में नहीं मिलती। ठीक है? तो ये भी फ्रिक्शनल की ही एक किस्म मानी जाएगी। अच्छा, इसी तरह से एक और अनएम्प्लॉयमेंट है, इसको आप कहते हैं वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वो क्या होती है? तो बहुत आसान होगी, सब नाम ही से पता चल रहा है। वॉलंटरी एनवायरनमेंट तो विलिंगली अगर जो अनएम्प्लॉयड जो लोग काम करना नहीं चाहते ड्यू टू सम रीज़न, मैं कहीं काम है, अभी पढ़ रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे वेज रेट पसंद नहीं आ रही, मुझे कोई मसला है,
मैं इस शोबे में जॉब नहीं करना चाह रहा, विलिंगली आप अनएम्प्लॉयड हो जाए, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। ठीक है, या मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए, मैं एम्प्लॉयमेंट नहीं करना चाहता, मैं अपना सुकून से रह रहा हूँ, तो भी लेकिन कहलाएगा तो वो अनएम्प्लॉयड रिसोर्स ना, वो बंदा अब काम नहीं कर रहा तो वो अनएम्प्लॉयड रिसोर्स कहलाएगा, लेकिन ये वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, सर्चिंग अनएम्प्लॉयमेंट एक टर्म यूज होती है, सर्च अनएम्प्लॉयमेंट, सर्चिंग अनएम्प्लॉयमेंट के जब आप जॉब सीख करने के लिए इधर से उधर मारे मारे फिर रहे हैं, उस वक्त में जब आप अनएम्प्लॉयड हैं, तो ये भी फ्रिक्शनल के अंदर ही आती है। ठीक है जी, तो अनएम्प्लॉयमेंट की एक और किस्म मैं बताता हूँ आपको, वो कहलाती है स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है ना, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट आमतौर पे शॉर्ट टर्म होती है, शॉर्ट रन होती है, जल्दी निकल जाती है, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि कोई मेजर चेंज ऐसा इकोनॉमी में आ रहा है या आ गया है जिसकी वजह से अब लोग अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, लोग बहुत सारे जॉब से बाहर हो गए, जैसे कि इकोनॉमी के हालात चेंज हो गए, ओवरऑल इकोनॉमी ही श्रिंक कर रही है आपकी किसी वजह से। ठीक है, आप जो है वो हवाई में रहते हैं, हवाई हवाई है ना जजीरा अमेरिका का, हवाई में रहते हैं और आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जजीरा ही श्रिंक हो रहा है हमारा। ठीक है, हमारी लिविंग स्पेस ही श्रिंक हो रही है, हमारा ख़त्म हो जाएगा मुल्क थोड़े दिनों में या स्टेट। स्ट्रक्चरली कोई ऐसे मेजर चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से अब आपके पास जॉब्स जो हैं वो, वॉर हो गई, खैर वॉर तो एक और लंबा प्रोसेस हो गया, इकोनॉमिक नहीं रहा वो, लेकिन बहरहाल है वो स्ट्रक्चरल, कि किसी वजह से आपके मुल्क में अब लॉन्गर रन में उस सर्टेन टाइप की जॉब्स अवेलेबल होना कम हो गई। ठीक है, तो वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट्स होती हैं, उसमें रीजनल भी हो सकता है, किसी ख़ास एरिया में कोई ख़ास। सेकंड वाला कहाँ लिखा है मैंने? वॉलेंटरी, तो ये ऊपर वाला टॉपिक था। फिर हम स्ट्रक्चरल कह रहे हैं, स्ट्रक्चरल में टेक्नोलॉजिकल हो गई, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, आप अनएम्प्लॉयड हो गए, इकोनॉमी के मेजर कोई फैक्टर्स चेंज हो गए, इकोनॉमी में कोई मेजर चेंजेस इस तरह के आ गए, इकोनॉमी श्रिंक होना शुरू हो गई, इकोनॉमी श्रिंक हो गई। ठीक है जी, तो मैं अर्ज कर रहा था कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो टेक्नोलॉजिकली भी हो सकती है, इकोनॉमी की किसी वजह श्रिंक करने की वजह से हो सकती है, किसी खास रीजन की हो सकती है, रीजनल हो सकती है, किसी एक ख़ास इलाके में कोई मसाइल हो गए, किसी एक ख़ास इलाके में ज़लज़ला आ गया, किसी एक ख़ास इलाके के पॉलिटिकल या हालात अच्छे नहीं रहे, सिक्योरिटी के हालात सही नहीं रहे, किसी एक ख़ास इलाके के, उस इलाके में मसाइल खड़े हो गए। ठीक है, यही तरह से इंटरनेशनली सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई कि माइग्रेशंस हो रही हैं एक जगह से दूसरी जगह की तरफ हो गई। एक और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की एक और किस्म हो सकती है, वो है इंटरनेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। इंटरनेशनल का मतलब क्या हुआ? इंटरनेशनल फैक्टर्स ऐसे चेंज हो गए कि उससे अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट के गेम चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल जिस कीमत पे आप कपड़ा बनाते थे और आपका बहुत मशहूर था कपड़ा, दुनिया भर में चल रहा था, चाइना ने उससे कम पे मार्केट करना शुरू कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता आपकी इंडस्ट्री जो है वो डाउन होना शुरू हो गई, तो इंटरनेशनल हालात की वजह से आपके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट उस सेक्टर में खड़ी हो गई। ठीक है ना, ये तो बहुत हुआ, बांग्लादेश ने भी किया कि बांग्लादेश ने जो है वो फैक्ट्री सस्ती लगानी शुरू कर दी, हमारे बहुत से कपड़े की मिलें बांग्लादेश शिफ्ट हो गई, पाकिस्तानी मिलें चाइना शिफ्ट हो गए बहुत से लोग। तो इस तरह से इंटरनेशनल सिचुएशन की वजह से भी किसी के यहाँ एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, किसी के यहाँ कम हो रही होती है कॉरेस्पॉन्डिंगली। ठीक है, इसी तरह से एक और टाइप है अनएम्प्लॉयमेंट की, जो बड़ी बड़ी टाइप्स हैं ना, मैंने बताया वो मैं नई स्लाइड पे लिख देता हूँ। बड़ी बड़ी जो टाइप्स हैं, जिनकी सब टाइप्स हैं, एक है फ्रिक्शनल, ये सब वो इसमें वो सब चीज़ें आ गई जो इकोनॉमी के अंदर शॉर्ट रन अनएम्प्लॉयमेंट्स हैं। ठीक है, जैसे जो इन्फॉर्मेशन नहीं थी, एक जॉब से दूसरी जॉब पे स्विच कर रहे थे, सीजन आ गया था, सीजन चला गया था, ये शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट है, कुछ वक्त के लिए भी चली जाएंगी। दूसरी मैंने कहा स्ट्रक्चरल। अब स्ट्रक्चरल में मैंने बताया था कि रीजनल, टेक्नोलॉजिकल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी से रिलेटेड, ये लॉन्ग रन के लिए होती हैं,
ये ज़्यादा अरसे रहती हैं। ठीक है, इसी के बरखिलाफ एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम यूज़ करते हैं, वो कहलाती है सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। उसको हम स्ट्रक्चरल और फ्रिक्शनल से कंपेयर नहीं कर रहे, यानी ये इनकी एक और किस्म नहीं है इस डायरेक्शन में, बल्कि एक और डायमेंशन में हम बात कर रहे हैं कि बाज़ औक़ात अनएम्प्लॉयमेंट हम देखते हैं कि वो सिक्लिकल होती है। इसका मतलब ये होता है कि इकॉनमी जब देखते हैं लॉन्ग रन में तो बिजनेस साइकिल्स में मूव करती है। उस बिजनेस साइकिल के नतीजे में ऑटोमेटिकली हम देखते हैं कि एक टाइम होता है पीक का, एक टाइम होता है ट्रफ का, जिसकी वजह से कभी इकोनॉमी ऊपर जा रही होती है, कभी इकोनॉमी नीचे आ रही होती है। जब वो ट्रफ में आती है तो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, पीक पे जाती है तो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। तो ये सिक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट भी एक फैक्टर है अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने का। अनएम्प्लॉयमेंट होने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? अगर मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है तो क्या होता है, क्या ख्याल है आपका? एक तो अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सिक्वेंस, अगर लॉन्ग रन में अनएम्प्लॉयमेंट है, लॉन्ग रन में अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सिक्वेंस ये निकलता है कि आप अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पीपीसी के ऊपर नहीं खड़े रहते, बल्कि आप अंडर एम्प्लॉयड किए हुए होते हैं अपने अपने रिसोर्सेज। अगर लॉन्ग रन में आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आपके ना सिर्फ लोकल रिसोर्सेज अंडर एम्प्लॉयड रहेंगे, बल्कि इंटरनेशनली भी आप आहिस्ता आहिस्ता पीछे रहना शुरू हो जाएंगे। तो आपके ऊपर बर्डन ज़्यादा आ रहा होगा, आप लोन ज़्यादा ले रहे होंगे, क्योंकि आपके पास प्रोडक्शन ही कम हो रही होगी। जब प्रोडक्शन कम हो रही होगी और आपके पास वर्किंग पॉपुलेशन उतनी ही है, तो फिर आपका कंट्री बर्डन होता रहेगा, अगर लॉन्ग रन अनएम्प्लॉयमेंट आपके यहाँ बहुत ज़्यादा है तो। अब अनएम्प्लॉयमेंट के नतीजे में आपको पता है कि बहुत सारे और मसाइल भी होते हैं। वो क्या मसाइल होते हैं मुजम्मिल भाई? अगर लोग बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयड रहेंगे तो क्या क्या होगा? उसके साथ सोशल कॉस्ट भी आती है। सोशल कॉस्ट क्या क्या हो सकती है? सोशल इम्प्लीकेशन बहुत होती है इसकी। क्या होती है सोशल इम्प्लीकेशन? क्या होती है अनएम्प्लॉयमेंट की? क्राइम रेट बढ़ जाता है, वो हैप्पीनेस जो ठीक है। होती है, सेटिस्फैक्शन। नहीं नहीं नहीं, अभी अब हम आगे निकल गए। हम बात कर रहे हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हम बात कर रहे हैं कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या क्या होते हैं। तो सोशल इम्प्लीकेशन है अनएम्प्लॉयमेंट की एक, कि जी क्राइम रेट बढ़ जाता है, हैप्पीनेस, इवन आपको अगर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिल भी रहा होता है तो आपकी हैप्पीनेस सेटिस्फैक्शन का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, इवन आपको पता है कि ज्यादा अरसे ज्यादा लोग अगर अनएम्प्लॉयड रहते हैं तो इवन उसमें जो है वो अनरेस्ट तक चली जाती है बात। अनरेस्ट का मतलब क्या हुआ कि हंगामे तोड़फोड़ भी शुरू हो जाती है। फ्रांस में भी देखें आप, थोड़ी सी उन्होंने कोशिश की, लोगों को खदशा हुआ कि हम अनएम्प्लॉयड हो गएंगे, ठीक ठाक उन्होंने तो मार धाड़ कर दी, लोग मर गए। ठीक है, वो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो पेंशन एज थी या उन्होंने रिटायरमेंट एज थी उसको थोड़ा छेड़ा, तो लोगों को लगा कि ये तो बड़ा मसला हो जाएगा हमारे लिए, इससे हम क्या काम करेंगे, रिटायरमेंट एज बढ़ा रहे थे। तो वो सुकून के हालत में, मतलब एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड इशू हुआ, कुछ ज़्यादा सा लोगों को प्रॉब्लम हुआ, तो एम्प्लॉयमेंट इतना बड़ा इशू है लोगों के लिए इकोनॉमी में कि लोग उसकी खातिर मारधाड़ कर लेते हैं, तोड़फोड़ कर लेते हैं, अनरेस्ट हो जाता है इकोनॉमी में। तो ये एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज जो हैं वो ये सोशल इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं जो अभी पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कि इकोनॉमी अपने फुल पोटेंशियल से पीछे चल रही होती है, पीपीसी पे नहीं हो पाते आप, बल्कि ये मैंने पीपीसी गलत बना दिया, दूसरा वाला पीपीसी तो ये था, आप कहीं अंदर पड़े होते हैं जिसकी वजह से आप कंपेटिटिव नहीं रहते इंटरनेशनली। इकोनॉमिक रीजंस में आप पीपीसी पे नहीं होते। आप इकोनॉमिक रीजंस में से ही एक है कि फ्यू पीपल बेयर द बर्डन ऑफ मोर पीपल, अदर पीपल। ठीक है, फ्यूअर पीपल आर बेयरिंग द बर्डन ऑफ द इकोनॉमी। सर बोर्ड नजर नहीं आ रहा, सॉरी, fewer people bear the burden of the economy. इकोनॉमी का बर्डन जो है वो कुछ लोग उठा रहे होते हैं, बाकी लोग फारिग बैठे हुए। तो ये भी एक डिससेटिस्फैक्शन तो क्रिएट करता ही है, लेकिन आपको पता है कि मैक्सिमम कितनी प्रोडक्टिविटी कुछ लोग निकालेंगे। तो इसकी वजह से भी इकोनॉमी के अंदर एक टसल, एक खींचतानी शुरू हो जाती है। इकोनॉमी जो है बैलेंस नहीं रहती, रिलायबल नहीं रहती। तो और कोई मसला अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से? सर ये पीपीसी एक तो डाउन होगा, ये तो समझ आ गया, नेक्स्ट क्या है? कुछ लोग ज्यादा लोगों का बर्डन उठाए हुए होते हैं।
जो काम कर रहे हैं वो बर्डन उठाते हैं उन लोगों का जो काम नहीं कर रहे। मतलब गवर्नमेंट टैक्स लेगी, इनकम टैक्स उसी से लेगी ना जो एम्प्लॉयड है, और जो अनएम्प्लॉयड है वो टैक्स भी नहीं दे रहा, रोड भी इस्तेमाल कर रहा है। जो अनएम्प्लॉयड है वो टैक्स भी नहीं दे रहा और वो डैम भी इस्तेमाल कर रहा है। जो अनएम्प्लॉयड है वो टैक्स भी नहीं दे रहा और फौज की सर्विसेज भी उसको मिल रही हैं। तो सारी सर्विसेज को मिल रही हैं और वो पे नहीं कर पा रहा। तो इससे इकोनॉमी में क्लास डिफरेंस क्रिएट होते हैं। इससे इकोनॉमी के अंदर डिससेटिस्फैक्शन अमंग द पीपल, आपस में जो है वो एक डिसोनेंस हो जाती है एक दूसरे के साथ। ठीक है जी। जब अनएम्प्लॉयड बंदों को बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं तो एम्प्लॉयड लोग कहते हैं कि यार इतना लंबे अरसे से इनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कहाँ से मिल रहे हैं? गवर्नमेंट कहाँ से पे कर रही है पैसे? अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट गवर्नमेंट हमारे ऊपर टैक्स लगा के पैसे पे कर रही है अनएम्प्लॉयड को। तो ये काम क्यों नहीं कर रहे भाई? ये अरे क्यों बैठे हैं? समझ में आ रही है बात? तो ये डिससेटिस्फैक्शन आती है कि ये बैठ के खा रहे हैं, हम कमा के खा रहे हैं और हम भी बैठ के खा लेते हैं। तो इससे पुश मिलता है और डिससेटिस्फैक्शन की वजह से ना और पुश मिलता है अनएम्प्लॉयमेंट को। ठीक है जी। तो कितने परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ज्यादा मसला है? हमने देखा है, एक जनरल बात है ये, आई डोंट नो, आई डोंट थिंक कि यहाँ पे कोर्स का पार्ट है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जनरली हमने देखा है कि जब ये 10% से अंडर में रहती है ना, 3%, 4%, 3%, 4% तो बहुत ही कैजुअल है। ये तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं यार ये तो सिक्लिकल है, ये तो फ्रिक्शनल है। 5% प्लस होना शुरू होती है तो आप कहते हैं कि हाँ थोड़ी बहुत अनएम्प्लॉयमेंट। 10% से ऊपर जाती है तो फिर इकोनॉमी में नजर आता है। ठीक है। पाकिस्तान की फिगर इसलिए नहीं मैं कोट कर सकता, इसके पाकिस्तान के अंदर नंबर 1 लेबर ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है जहां पे किसी को काम करने के लिए अपने आप को रजिस्टर कराना जरूरी हो। पाकिस्तान में नंबर 2 डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं है। पाकिस्तान में नंबर 3 बंदा ही डॉक्यूमेंटेड नहीं है। शनाख्ती कार्ड तो बना हुआ है लेकिन ये नहीं कंफर्म कि वो काम करता है कि नहीं करता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमारी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी हमारी एक्चुअल इकोनॉमी से आधी से भी कम है। तो इसलिए पाकिस्तान की कोई भी फिगर देना ना बड़ा ही मुश्किल बात है। गवर्नमेंट अपनी फिगर्स देती है वो सैम्पलिंग पे बेस्ड होती है। वो कुछ 2, 4, 5, 6 उन्होंने तरीके बनाए हुए, उनको इस्तेमाल करते हुए एक सैंपल निकालते हैं कि हमने पूरे मुल्क से मुख्तलिफ इलाकों से सैंपल किया। आपका वही निकालता है ये सैंपल। एक आपके लेबर डिवीजन है, मुल्क में एक गवर्नमेंट का एक इदारा है, नहीं लेबर डिवीजन, एक लेबर डिवीजन है, दूसरा आपका फेडरल पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। ये दोनों मिलके इस पे काम करते हैं अपने तौर पे। लेकिन बहरहाल ये किसी भी सूरत हमारे यहाँ रिलायबल डेटा आ नहीं सकता, इसका ये पॉसिबल ही नहीं है। तो जाहिर है फिर हम इस पे क्या बात करें। खैर 10%, 15%, 18% ऐसे चल रही है कमोबेश इस वक्त हमारे यहाँ। ठीक है जी। तो अनएम्प्लॉयमेंट के कॉन्सिक्वेंसेस हम देख रहे थे कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या सिचुएशन होती है। अनएम्प्लॉयमेंट का एक और बड़ा कॉन्सिक्वेंस होता है, वो होता है पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस जो है ना वो अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस होता है, क्योंकि जो वोट है ना वो इंसान डालता है, मशीन नहीं डालती। तो अगर कैपिटल अनएम्प्लॉयड पड़ा हुआ है उससे वोट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर लेबर अनएम्प्लॉयड पड़ा हुआ है तो उससे वोट पे फर्क पड़ जाएगा। इसलिए लेबर की अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसका एक बहुत बड़ा मसला है, एक बहुत बड़ा कॉन्सिक्वेंस है, वो ये है कि आपकी पॉलिटिकली आपको प्रेशर आना शुरू हो जाता है। इसी वजह से इसका एक नतीजा नेगेटिव नतीजा निकलता है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से नेगेटिव नतीजा निकलता है कि आप लोगों को फॉल्सली एम्प्लॉयड करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों के लिए वो जॉब्स निकालते हैं जो उनके लिए थी नहीं। ठीक है। आप लोगों को वो एडजस्टमेंट देते हैं, जैसे मैंने मिसाल दी कि 15,000 की गुंजाइश अगर पीआईए में थी, 15,000 ऊपर से डाल दिया आपने। क्यों डाल दिए? क्योंकि आपको अपने बंदों को खुश करना है कि हमने जॉब्स क्रिएट की। जॉब क्रिएशन की फॉलिसी क्रिएट करते हैं आप, एक्चुअल जॉब क्रिएशन नहीं की होती। ये नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमी के अंदर मजीद बर्डन क्रिएट करता है। एक ही काम को 4 लोग कर रहे हैं, एक बंदे का काम था, तो ओवरबर्डन्ड हो जाते हैं पब्लिक सेक्टर के इदारे। ये सारे काम गवर्नमेंट कहाँ करती है? ऐसे इदारों में करती है जो पब्लिक सेक्टर इदारे होते हैं। तो पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से पब्लिक सेक्टर इदारे जो हैं वो उसके अंदर ओवर एम्प्लॉयमेंट हो जाती है। अगर मुल्क में पहले एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं तो फिर ये अमूमन नहीं करना पड़ता, लेकिन पता है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट मौजूद है तो फिर गवर्नमेंट इस तरह के काम करती है।
फिर इसी तरह से अगर आपके मुल्क में टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट आ गई है, लॉन्ग रन अनएम्प्लॉयमेंट आपके मुल्क में आ गई है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आपके मुल्क में आ गई है, और आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता लोग अब वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे जो कि लोकल या इंटरनेशनल डिमांड है, तो फिर बहुत सीरियस इशू है। आपको अपनी टेक्नोलॉजी को और अपने लोगों को अपग्रेड करना पड़ेगा, वरना आप आहिस्ता आहिस्ता देखते ही देखते डेवलपिंग से अंडर डेवलप से लीस्ट डेवलप कंट्री में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये एक सीरियस इशू और भी है, कॉन्सिक्वेंस है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट का, कि आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाते जाते डेवलपिंग से अंडर डेवलप से लीस्ट डेवलप कंट्री में आप शामिल हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा लेकिन सिर्फ नंबर, ये आखिरी में बात करूंगा अनएम्प्लॉयमेंट की, कि सिर्फ नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो नंबर है ना अनएम्प्लॉयमेंट का, ये सिर्फ अकेले कोई फैसला नहीं करवाता। जैसे मैं कहूं कि आपकी सोसाइटी में इतनी वेल्थ क्रिएट हो चुकी है कि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है ना, ये पॉसिबल है ना, तो सिर्फ अकेला अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर आपको कोई डिक्टेट नहीं करवा सकता। वो सारे फैक्टर्स मिला के आप देखेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी देखेंगे, वेल्थ क्रिएशन देखेंगे, सिचुएशन देखेंगे लोगों की। जैसे आप कहें सऊदीया में एक ज़माना था बहुत अनएम्प्लॉयमेंट थी, बहुत पैसा था, लोग काम नहीं करना चाहते थे, उनके पास सेविंग बहुत पड़ी थी, उनके पास बहुत पैसे पड़े थे, पेट्रोल डॉलर बहुत थे उनके पास। ठीक है, तो बहुत से मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे कि पैसा इतना है कि जैसे हमारे माशाल्लाह हमारे मुल्क के अंदर जो है वो हमारी सोसाइटी कल्चर ऐसा है कि हमारा एक बहुत बड़ा पोर्शन सोसाइटी का जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं महसूस करता, वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाने चाहते ही नहीं है। हमारा जो ख़वातीन हमारे मुल्क में वो अनएम्प्लॉयड रहना प्रेफर करती हैं। बाहर के मुल्क में आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हर एक को अपना खुद कमाना है, हर एक को अपना खुद कमा के खुद खाना है, तुम्हारा खाना तुम्हारी जिम्मेदारी, मेरा खाना मेरी जिम्मेदारी। तो इस सूरत में बाहर तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई औरत जॉब ना करती हो, लेकिन हमारा सोशल स्ट्रक्चर इस तरह का है कि हम प्रेफर करते हैं कि औरत जॉब ना करे, बल्कि वो अच्छा सा घर मेंटेन करे और मैनेज करे, यही उसकी जॉब है, यही करके उसने। जो हमारे यहाँ जमींदार हैं, ये भी तो इसमें शामिल होगा ना, ये लोग भी नहीं करना चाहते जॉब, कौन लोग? जमींदार वगैरह जो होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो मैंने यही अर्ज किया कि सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर देख के आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मुल्क बहुत बुरे हालात में, अच्छे हालात में। ऐसा हो सकता है कि मुल्क के हालात बहुत अच्छे हों, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो, और अनएम्प्लॉयमेंट फिर भी वॉलंटरीली ज़्यादा हो। अनएम्प्लॉयमेंट तो है लेकिन वो वॉलंटरीली ज़्यादा है, तो इसकी वजह से आप उसका फैसला नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का इशू कंप्लीट हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एक छोटी सी मैं आपको डायग्राम दिखाऊं कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये आपका पीपीसी कर्व है, ये कैपिटल गुड्स हैं, ये आपके कंज्यूमर गुड्स हैं, और मैं आपसे कहता हूं कि ये आपका पीपीसी पे आप एक्स पे खड़े थे, अब वाई पे आ गए, तो इसको कहेंगे क्या? आपकी क्या हो गई आपके मुल्क में? अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज हो गई समहाउ। नॉट नेसेसरीली कि ये अनएम्प्लॉयमेंट लेबर की हो, लेकिन कोई ना कोई रिसोर्स तो अनएम्प्लॉयड हुआ। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जी आपका पीपीसी ऐसे नीचे आ गया, तो अब आप क्या कहेंगे, किस चीज की अनएम्प्लॉयमेंट हुई? ये नीचे क्या लिखा था? ये वाला नीचे कंज्यूमर है, कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्शन है, ऊपर कैपिटल गुड्स प्रोडक्शन है। हाँ, तो फिर लेबर के फिर वो जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। अगर आपका पीपीसी नीचे आ जाता है, पहले आप यहाँ एक्स पे खड़े थे, अब यहाँ वाई पे खड़े हैं, तो उस वक्त भी अनएम्प्लॉयमेंट जीरो थी, अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट जीरो है, अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ही श्रिंक हो गई है, तो आप उसको फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? अनएम्प्लॉयमेंट का केस तब बनेगा जब आपका पॉइंट अंडर द पीपीसी कहीं बने। अगर आपका पीपीसी ही श्रिंक हो जाता है, तो अगर आपका पॉइंट पीपीसी के ऊपर बन रहा है तो वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, चाहे पीपीसी अंदर शिफ्ट हो गया, अब ये एम्प्लॉयमेंट हो गई, फुल एम्प्लॉयमेंट है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट है। अगर पीपीसी और नीचे शिफ्ट हो गया, अब ये फुल एम्प्लॉयमेंट है, अब ये फुल एम्प्लॉयमेंट हो गई। तो जो कुछ पीपीसी के अंदर में कहीं बनेगा वो अनएम्प्लॉयमेंट को रिफ्लेक्ट करेगा, पीपीसी के ऊपर बनने वाली कोई भी चीज अनएम्प्लॉयमेंट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रही होगी।
ठीक है, बात समझ आती है? नहीं क्लियर हुआ? देखें, ये टेक्निकली क्वेश्चन देते हैं कभी कभी। डायग्राम मुझे सही से दिख रही है। अच्छा, मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको नई बना के कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अगर ऐसे बना हुआ है और आप इसके ऊपर कहीं खड़े हैं तो ये फुल्ली यूटिलाइज हो रहे हैं आपके रिसोर्सेज। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर खड़े होने का मतलब है कि आप मैक्सिमम प्रोडक्शन कर रहे हैं। और अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी के अंदर कहीं आप खड़े हैं तो आपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे प्रोड्यूस नहीं कर रहे। लेकिन अगर किसी हालात की खराबी की वजह से प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ही इतनी अंदर आ जाती है तो इसको अनएम्प्लॉयमेंट अब नहीं कहेंगे, क्योंकि जो भी पॉसिबल था आप मैक्सिमम इस वक्त बना रहे हैं। ठीक है, पीपीसी अगर अंदर शिफ्ट हो गया तो वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहलाएगी, वो इकोनॉमिक चेंज हो गया। वो बहुत बड़ा फैक्टर, आपके जो रिसोर्सेस है वही श्रिंक हो गए। अनएम्प्लॉयमेंट तब कहलाती है जब पीपीसी तो बाहर हो और आप एक्चुअल प्रोडक्शन उसके अंदर कहीं कर रहे हो। प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी तो बहुत ज्यादा हो लेकिन आप प्रोड्यूस कम कर रहे हो, फिर आप कहते हैं कि रिसोर्स अनएम्प्लॉयड पड़े हुए हैं। लेकिन अगर आपका पीपीसी ही नीचे आया है और आप उस पीपीसी के बॉर्डर लाइन पे खड़े हैं तो फिर आप इसको अनएम्प्लॉयमेंट नहीं कहेंगे। ठीक है, ये बात समझ आई? जी सर, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस चैप्टर को क्लोज करते हैं और इंशाल्लाह फिर हम इन्फ्लेशन का चैप्टर शुरू करते हैं। अभी फ़िलहाल हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इन्फ्लेशन के साथ आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।